Hello, good morning students. I am Alankar Sinha. Once again I am here with the lecture of आच्छादन का सिद्धांत, that is doctrine of eclipse. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किया है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। पहले हम लोग समझ चुके हैं लेकिन रिवाइज कराते हैं कि आप वीडियो लेक्चर को खाली सुन लो, जैसे आप गाना सुनते हो, मूवी देखते हो, वैसे ही इस वीडियो लेक्चर को सुन लो, वीडियो देख लो, मूवी देख लो। ये समझ लो कि एक मूवी चल रही है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और इस वीडियो को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बस आप एंजॉय करो, प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। ये सोच के मत वीडियो देखिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ये सोच के वीडियो देखिए कि हम एंजॉय कर रहे हैं। देखिए टीचर कैसे हाथ नचा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बस मौज लीजिए, एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा पढ़ लो, अपने आप से आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मूलतः यह सिद्धांत अनुच्छेद 13 खंड 1 पर आधारित है, जिसके अनुसार संविधान मूल की विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने पर 26 जनवरी 1950 की तिथि से शून्य होगी। यानी कि संविधान पूर्व की जो विधियां हैं, भारतीय संविधान के बनने के पूर्व जो विधियां थी, 26 जनवरी 1950 के बाद से वो शून्य होगी। कब शून्य होगी? जब वो मौलिक अधिकार का हनन करेंगे, यानी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगी, किंतु भूतलक्षी प्रभाव से शून्य नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो शून्य हो गई, अपने आप ऑटोमेटिकली शून्य हो गई, वो तब शून्य होगी जब वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगी, अर्थात पूर्ववर्ती घटनाओं एवं मामलों के संदर्भ में वह पूर्ववत प्रभावी बनी रहेंगी। इस स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि मूल अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन होता है जिससे संविधान पूर्व की किसी असंगत विधि से मूल अधिकारों का टकराव समाप्त हो जाता है, तो क्या विधि असंगतता समाप्ति की तिथि से स्वतः प्रभावी हो जाएगी? क्वेश्चन क्या था? ध्यान से सुना होगा आपने। क्वेश्चन था कि क्या फंडामेंटल राइट कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंसी समाप्त हो जाती है, तो क्या वो दोबारा से, जैसे पहले तो इनकंसिस्टेंट था, वो पहले तो असंगत था मौलिक अधिकार से, लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियां बदली, समय बदला, डिमांड बदली और अब वो कंसिस्टेंट यानी सुसंगत हो गई हैं। यानी कि जो पहले सुसंगत नहीं थी अब सुसंगत हो गई हैं, तो क्या वो लॉ फिर से जीवित हो जाएगा? तो इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि असंगतता समाप्त होने पर ऐसी विधि स्वतः प्रभावी हो जाएगी। जैसे ही इनकंसिस्टेंसी समाप्त होती है, असंगतता समाप्त होती है, यानी कि पूर्व वाला जो मृत लॉ था फिर से जीवित हो जाएगा। यानी वो सुषुप्तावस्था में था, मृत नहीं था, सॉरी मृत वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो सुषुप्तावस्था में था, निद्रा में चला गया, अब वो फिर से जीवित हो जाएगा एवं उसके पुनः अधिनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी उस विषय पर दोबारा से अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी शून्यता की घोषणा का मूल आधार उसका मूल अधिकारों से असंगत होना था। वो क्यों शून्य हुई थी? क्योंकि मूल अधिकार से असंगत थी। बहुत सारे बच्चों को शायद असंगत वर्ड भी न समझ में आया हो। असंगत का मतलब क्या है? जैसे कि हम आपके विचारों से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएं, यानी कि उल्टा काम करें। तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जिस उद्देश्य से नागरिकों को दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार ही हमारा छिन जाएगा, तो संविधान का महत्व क्या रहा? तो कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है वो उस हद तक शून्य हो जाएगा, यानी कि उस कानून का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, एक इस पर केस है सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 के मामले में यह कहा गया कि आच्छादन का सिद्धांत
सिद्धांत संविधान के पश्चात बनने वाली विधियों पर लागू नहीं होता है। यानी संविधान के पश्चात जो भी विधियां यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में पढ़ लिया था पहले, अब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान के बाद जो कानून बना होगा उस पर आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी विधियां कभी अस्तित्व में आती ही नहीं है, अर्थात आरंभ से ही शून्य होती हैं। जाहिर सी बात है कि संविधान के बाद अगर कोई कानून बना होगा तो वो चेक एंड बैलेंस की स्ट्रेटेजी से बना होगा, इसमें चेक किया गया होगा कि फंडामेंटल राइट से वो असंगत ना हो, फंडामेंटल राइट से कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो चूंकि फंडामेंटल राइट के बिहाफ पर ही बना होगा जो प्रेजेंट लॉ है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऐसी विधियां कभी अस्तित्व में आती ही नहीं है, अर्थात आरंभ से शून्य होती हैं, अतः उन्हें पुनः प्रभावी बनाने के लिए नए सिरे से अधिनियमन आवश्यक होगा। दीपचंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मत को पुनः दोहरा दिया। कौन सा क्या था? दीपचंद्र वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1959। लेकिन अगला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लीडिंग केस है, यह है गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स 1974। एक बार फिर से, गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स 1974 के मामले में न्यायालय ने अपने उपरोक्त विनिश्चयों से विस्थापित होते हुए, विस्थापित का मतलब यानी पहले के विनिश्चय को दरकिनार कर दिया, पहले के विनिश्चय को के एक्सेप्टेंस को हटा दिया, अब नए विचारों के साथ सुप्रीम कोर्ट आ गया और क्या कहा कि संविधान पश्चात मूल अधिकारों से असंगत विधि की पूर्ण अकृतता का नियम अपवाद रहित नहीं है, बल्कि इसके अपवाद हो सकते हैं, जैसे ऐसी कोई विधि जो केवल नागरिकों के मूल अधिकारों से असंगत हो, अनागरिकों पर लागू होती रहेंगी, अर्थात पूर्णतः शून्य नहीं होंगी। यानी कि कोई ऐसा लॉ है जो नागरिकों पर तो लागू नहीं होता है, नागरिकों के लिए वो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अनागरिक जो सिटीजन नहीं है लेकिन देश में रह रहे हैं, कौन हो सकते हैं जो सिटीजन नहीं है देश में रह रहे हैं? थोड़ा सोच के देखिए, कौन है जो सिटीजन नहीं है लेकिन देश में है, रह रहा है? तो जाहिर सी बात है 18 वर्ष से नीचे के लोग सिटीजन नहीं होते हैं लेकिन देश में रह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों पर अगर कोई ऐसा कानून है जो अकृतता की मात्रा तक लागू है तो वो लागू बना रहेगा। ऐसे में आच्छादन का सिद्धांत उसी प्रकार लागू होगा जैसे संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होता है, और संशोधन के कारण नागरिकों के मूल अधिकारों से असंगतता समाप्त होने पर स्वतः प्रभावी हो जाएंगी, उनके पुनः अधिनियमन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा कि कैसे आच्छादन का सिद्धांत वर्क करता है, यानी कि मूल अधिकार आच्छादित रहता है किसी भी कानून पर, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, दोनों पर फंडामेंटल राइट का आच्छादन रहता है, यानी ग्रहण लगा रहता है, और अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट नहीं है तभी उसे लागू किया जा सकता है, और अगर कंसिस्टेंट है तो लागू किया जाएगा, इनकंसिस्टेंट है तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जुडिशियल रिव्यू की क्लास पढ़ेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आप जरूर वॉच करिए, वेट करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है समझने में आच्छादन के सिद्धांत को तो फिर से आप हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।